पैसा चाहिए जो तुम्हारे पास कोसों दूर शाम को मुकाबला है और अब मेरे पास न तो नए कपड़े खरीदने के पैसे हैं और न ही उसे सीने के लिए मशीन। ऐलान कनंदा, हमारी आखिरी मदमकाबिल माया अभी तक नहीं पहुंची है। क्या हम फातेह का ऐलान करें? सोरनपुर का एक खूबसूरत गरीबाना कोना जहां माया की छोटी सी कटिया दिखाई देती है। रावी, सोरनपुर नगरी के एक प्रस्कून किनारे पर एक पुरानी लकड़ी की छोटी सी कटिया थी जिस पर जंगली बीलें लपटी हुई थीं। इस कटिया में रहती थी माया, सोरनपुर की दूसरी परियों के पास जहां जादुई छुड़ियां और महंगे रत्न थे, वहीं माया के पास बस एक पुरानी सुई और कुछ रंगीन धागे थे। माया को बचपन ही से अलग अलग कपड़ों को जोड़कर अनोखी पोशाकें बनाने का जुनून था। वो फटे हुए टुकड़ों से भी ऐसी ड्रेस बना देती थी कि देखने वाले दंग रह जाते। लेकिन उसके पास सिलाई मशीन नहीं थी, इसलिए वो अपने कोमल नाजुक हाथों से घंटों बैठकर बारीक सिलाई करती थी। रावी, सोरनपुर के अहम बाजार के पास एक आलीशान महल था जहां नव्या नाम की परी रहती थी। नव्या बहुत अमीर थी और उसे अपनी खूबसूरती और धन पर बहुत घमंड था। वो हमेशा महंगे रेशमी लिबास पहनती थी जिन्हें बड़े बड़े जादूगरों ने बनाया होता था। नव्या को मेहनत से नफरत थी। उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। वो अक्सर माया और उसकी सादा कटिया का मजाक उड़ाती थी। एक दिन सोरनपुर के आसमान में जादुई नगारे बजने लगे। शाही महल के अहम दरवाजे पर परियों की महारानी का दवत एक चमकता हुआ फरमान लेकर आया। इसने घोषणा ऐलान की, दवत, सोरनपुर की तमाम परियों ध्यान से सुनो। महारानी ने एक अजीम शाही लिबास के मुकाबले का आयोजन इनेकाद किया है। जो भी परी अपनी मेहनत और हुनर से सबसे सुंदर जादुई गाउन बनाकर लाएगी, उसे शाही राजदर्जी का खिताब दिया जाएगा और उसे हमेशा के लिए शाही महल के शाही कमरे में रहने का मौका मिलेगा। ये खबर सुनते ही पूरी नगरी में खलबली मच गई। माया की आंखों में एक नई चमक आ गई। इसने सोचा, ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका है। अगर मैं ये मुकाबला जीत गई तो मैं अपनी कटिया की छत ठीक करा पाऊंगी। जब माया दूसरी परियों के बीच खड़ी होकर इस बारे में बात कर रही थी, तब नव्या अपनी सहेलियों के साथ वहां आई और तंज करते हुए बोली, नव्या, अरे देखो, माया भी सपना देख रही है। ओ माया, तुम्हारे पास तो सुई में धागा डालने के लिए भी ठीक से रोशनी नहीं है और तुम महारानी के लिए गाउन बनाओगी। शाही दरबार में जाने के लिए तमीज और पैसा चाहिए जो तुम्हारे पास कोसों दौर तक नहीं है। नव्या की बातें सुनकर माया को बुरा तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो चुपचाप अपनी कुटिया में लौट आई। उसने महसूस किया कि हाथ की सिलाई से वो इतनी जल्दी बड़ा और सुंदर गाउन तैयार नहीं कर पाएगी। उसे एक तेज चलने वाली सिलाई मशीन की जरूरत थी। पैसे जमा करने के लिए माया ने एक योजना मंसूबा बनाया। उसने अपनी कटिया के पीछे की बंजर जमीन पर कड़ी मेहनत करना शुरू किया। वो सुबह सुबह जादुई झरने से पानी लाती और मिट्टी में खाद डालती। कुछ ही वक्त में वहां सुंदर नीले गुलाब और सुनहरी सब्जियां अगने लगी। माया उन्हें टोकरी में भरकर रोज सोरनपुर के बाजार में बेचती, लेकिन सब्जियां बेचकर मिलने वाले पैसे बहुत कम थे। माया ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो मेहनत दगनी कर देगी। वो दिन में बाजार में फूल बेचती और शाम को सोरनपुर की अमीर परियों के घरों में जाकर सफाई का काम करने लगी। कई बार नव्या उसे काम करते हुए देखती और उसे नीचा दिखाने के लिए अपने फटे हुए कपड़े उसके सामने फेंक देती, पर माया बना कुछ कहे अपना काम करती रहती। माया सिलाई मशीन खरीदती है और रातों को जागकर नीला गाउन सीती है। महीनों की इस कड़ी मेहनत और अपमान तौहीन सहने के बाद एक शाम माया ने अपनी जमा पूंजी गनी। इसके पास अब इतने सोने के सिक्के थे कि वो एक अच्छी सिलाई मशीन खरीद सके। अगले दिन वो बाजार गई और अपनी पसंद की एक मजबूत और शानदार सिलाई मशीन लेकर आई। मशीन को कट्टिया में रखकर माया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसे लगा जैसे उसकी आधी मंजिल तय हो गई है। माया ने अब अपना पूरा ध्यान इस गाउन को बनाने में लगा दिया जिसे पहनकर वो मुकाबले में जाने वाली थी। इसने मखमल का कपड़ा लिया और इस पर अपने हाथों से मोतियों की कढ़ाई शुरू की। वो रातों को जागकर मशीन चलाती और हर टांके के साथ अपनी उम्मीदें जोड़ देती। दूसरी और नव्या को जब पता चला कि माया ने सिलाई मशीन खरीद ली है और वो एक बहुत ही सुंदर गाउन बना रही है, तो उसके मन में जलन की आग भड़क उठी। उसने अपनी सहेली से कहा, नव्या, हाँ, माया को लगता है कि वो अपनी मेहनत से मुझसे जीत जाएगी। मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। रात के अंधेरे में नव्या काली चादर ओढ़कर माया की कटिया में घुसती है और सब कुछ तबाह कर देती है। मुकाबले का दिन अब बहुत करीब था। माया ने तकरीबन अपना गाउन तैयार कर लिया था। वो गाउन इतना सुंदर था कि चांदनी की रोशनी में वो बिल्कुल सितारों की तरह चमकता था।
कर्जे बिखेर दिए। नव्या अपनी इस बड़ी हरकत पर मुस्कुराई और चुपचाप वहां से निकल गई। सुबह माया रोती है, फिर बचा हुआ कपड़ा उठाकर हाथ से सिलाई शुरू करती है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण माया की खिड़की से अंदर आई तो वो एक नई उम्मीद के साथ जागी। लेकिन जैसे ही उसने अपने गाउन की ओर देखा, उसके पैरों तले जमीन खसक गई। माया चलाई, माया नहीं, ये क्या हो गया? उसका सुंदर गाउन टुकड़ों में जमीन पर पड़ा था। उसकी सिलाई मशीन टूट चुकी थी। वो घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। माया, महीनों की मेहनत, वो भौ की रातें, वो अपमान जो मैंने पैसे जोड़ने के लिए सहा था, सब कुछ एक पल में बर्बाद हो गया। शाम को मुकाबला है और अब मेरे पास न तो नए कपड़े खरीदने के पैसे हैं और न ही उसे सीने के लिए मशीन। वो घंटों वहीं बैठी रोती रही। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। लेकिन तभी उसकी नजर कुटिया के कोने में पड़ी इन फालतू कपड़ों की टोकरी पर गई जिन्हें वो अक्सर फेंकने का फत्तों कपड़ों की टोकरी पर गई जिन्हें वो अक्सर फेंकने के लिए रखती थी। उसे अपनी माँ की एक बात याद आई। माया, असली जादू बाहर की चीजों में नहीं, तुम्हारे अंदर की हिम्मत में है। उसने अपने आंसू पूंछे और खड़ी हो गई। उसने कहा, माया, मेरा गाउन और मशीन टूटा है, मेरा हुनर और हौसला नहीं। माया ने टूटे हुए गाउन के अच्छे हिस्सों को उठाया और उन्हें उन सादा सूती कपड़ों के साथ जोड़ना शुरू किया जो उसके पास बचे थे। इसके पास सिलाई मशीन नहीं थी, इसलिए उसने अपनी पुरानी सुई उठाई और अपनी अंगुलियों की रफ्तार तेज कर दी। वो हर फटे हुए हिस्से को एक नया डिजाइन देने लगी। जहां कपड़ा कटा था, वहां उसने बाग के असली फूल और कुछ चमकीली पत्तियां टांग दें। दोपहर से शाम हो गई। माया की अंगुलियों में दर्द होने लगा था, लेकिन वो रखी नहीं। इसने उन फटे हुए टुकड़ों को एक ऐसी पैचवर्क ड्रेस में बदल दिया जो दुनिया के किसी भी रेशमी कपड़े से ज्यादा अनोखी लग रही थी। इधर शाही महल का दरबार सज चुका था। एक एक करके परियां स्टेज पर आ रही थीं। नव्या ने हरे रंग का एक चमकदार गाउन पहना था जो हीरों से जुड़ा था। वो बहुत खुद एतमादी में थी क्योंकि उसे यकीन था कि माया अब इस मुकाबले का हिस्सा नहीं बन पाएगी। अद्घोषिक ऐलान कनंदा ने घोषणा की। ऐलान कनंदा, अब हमारी अगली मुकाबल है परी नव्या, रावी। नव्या ने बड़े गुरूर, फख्र के साथ अपना गाउन दिखाया। महारानी ने उसे सिराहा, लेकिन उनके चेहरे पर वो संतोष, तस्कीन नहीं थी जो वो ढूंढ रही थी। आखिर में ऐलान कनंदा ने कहा, ऐलान कनंदा, हमारी आखिरी मुकाबल माया अभी तक नहीं पहुंची है। क्या हम फातिह का ऐलान करें? नव्या, हाँ, फातिह का ऐलान करो। रावी। तभी दरबार के बड़े दरवाजे खुले और एक धीमी रोशनी अंदर आई। माया दरबार के अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। जब दरबार के बाहरी दरवाजे खुले तो सबकी सांसें थम गईं। माया अंदर दाखिल हुई, लेकिन वो वैसी नहीं दिख रही थी जैसी नव्या ने उम्मीद की थी। नव्या को लगा था कि माया या तो आएगी नहीं या फिर फटे हुए कपड़ों में रोती हुई आएगी। लेकिन माया के चेहरे पर एक अलग ही खुद आत्मादी थी। इसने जो गाउन पहना था वो सूरनपुर की तारीख में कभी नहीं देखा गया था। वो किसी एक कपड़े से बना गाउन नहीं था, बल्कि अलग अलग कपड़ों के टुकड़ों, रेशमी धागों और बगीचे के असली फूलों का एक अद्भुत, अजीब संगम था। जहां नव्या ने उसे काटा था, वहां माया ने रंगीन पत्तियों और मोतियों की ऐसी कलाकारी की थी कि वो कटे हुए निशान अब तितलियों की तरह लग रहे थे। जैसे जैसे वो चल रही थी, इसके कपड़ों में जड़े असली फूल अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। महारानी अपनी गद्दी से खड़ी हो गई। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नव्या का चेहरा पहला पड़ गया। वो अपनी सहेली की तरफ देखकर फसफसाई, नव्या, ये कैसे मुमकिन है? हमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया था। नामुमकिन है। ऐलान कनंदा, आखिरी प्रतिभागी मुकाबिल माया करबिया बराह करम स्टेज पर आएं और अपने गाउन के बारे में बताएं। माया स्टेज पर पहुंची। उसने मधुर मीठी आवाज में कहा, माया, महारानी, ये पोशाक सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है। ये मेरी मेहनत, मेरे टूटे हुए सपनों और उन्हें फिर से जोड़ने की हिम्मत की कहानी है। मुझे लगा था कि कल रात मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मुझे समझ आया कि एक कलाकार, फनकार का हुनर उसकी मशीन में नहीं, इसके दिल और उसकी अंगुलियों में होता है। महारानी स्टेज पर आए और उन्होंने माया के गाउन को करीब से देखा। उन्होंने देखा कि हर टांका हाथ से लगाया गया था और कितनी बारीकी से फटे हुए हिस्सों को एक कलाकृति शाहकार में बदल दिया गया था। महारानी ने नव्या की ओर देखा और फिर माया की ओर। उन्होंने सवाल किया, महारानी, माया, तुमने कहा कि तुमने कल रात सब कुछ खो दिया था, उसका क्या मतलब है? माया एक पल के लिए रुकी,
जादुई शक्तियों से नव्या के हाथों की ओर इशारा किया। जादुई नीम कानून के अनुसार मुताबिक जिसने बुरा किया होता है उसके हाथों पर उस कर्म के निशान अभर आते हैं। जैसे ही रोशनी नव्या के हाथों पर पड़ी, वहां नीले मखमल के वही धागे चिपके हुए दिखाई देने लगे जो माया के फटे हुए गाउन के थे। नव्या की चोरी पकड़ी गई। वो शर्मंदा होकर जमीन पर गिर पड़ी। महारानी ने कड़क आवाज में कहा, महारानी, नव्या, तुमने न सिर्फ एक कलाकार का दिल दिखाया बल्कि सौरनपुर की परंपरा रिवायत का भी अपमान किया। तुम्हें अभी इसी वक्त दरबार से बाहर निकाला जाता है और तुम्हारी सारी धन संपत्ति दौलत से माया के नुकसान की भरपाई की जाएगी। नव्या रोती हुई दरबार से बाहर भाग गई। अब सबकी निगाहें महारानी पर थीं। महारानी ने माया का हाथ पकड़ा और उसे सबके सामने ऊंचा किया। महारानी ने घोषणा की, महारानी, सूरनपुर की परियों, पोशाक वो नहीं जो सिर्फ महंगे हीरों से चमके। पोशाक वो है जिसमें बनाने वाले की आत्मा, रूह और इसकी मेहनत दिखे। माया ने साबित कर दिया कि सादगी और दृढ़ संकल्प, पुख्ता इज़्म से बड़ा कोई जादू नहीं होता। इसलिए मैं माया को सूरनपुर की नई शाही राज दर्जी घोषित करार करती हूँ। रावी। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। माया की आंखों में खुशी के आंसू थे। माया, थैंक यू, ये मेरे लिए बहुत मानी रखता